क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, ये आपको पता ही है। जिसको अभी दिख रहा है वो इसमें अभी स्क्रीनशॉट ले सकता है, उसके काम आएगा ये। और 100% इससे पेपर में हमेशा हमेशा आते हैं। आप लोग कोशिश करना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आए हैं सच से सही सही में, मतलब आप देखना इसमें आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का नाम आता है। और रॉबर्ट क्लाइव जो था उसके बारे में ये आता है। रॉबर्ट क्लाइव हमेशा पेपर में न्यूज़ में बना रहता है। आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में 2-3 बातें जाननी है, ठीक है ना। एक तो जो टेन्योर था वो 1757 से शुरू होता है और 60 तक इसका पहला टेन्योर था। उस समय एज अ ऑफिसर, जैसा आपने सुना, क्लाइव क्या था, एक क्लर्क था। क्लर्क से इतने आगे तक गया हो। तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी, और से मतलब जब बैटल ऑफ प्लासी वो कर चुका था, जीत चुका था, उसके बाद ठीक है 57 से 60 तक वो रहा। उसके बाद इंग्लैंड चला गया। फिर जब सेकेंड टाइम पे 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीता, तब बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो 1765 से और 1767 तक, ठीक है, क्लाइव भारत में क्या रहा, गवर्नर के पद पर रहा। देखो इस समय क्या था, केवल क्लाइव क्या था इस समय, बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, क्या था इस समय, बंगाल का गवर्नर। तो रॉबर्ट क्लाइव केवल बंगाल का गवर्नर रहा, ठीक है ना, वो गवर्नर जनरल नहीं बना। उसके बारे में आगे देखेंगे, गवर्नर जनरल के बारे में आगे देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक बात और है इसमें कि इसने भारत में फर्स्ट टाइम क्या है, द्वैध शासन शुरू किया था, जिसे हम डायरकी कहते हैं। द्वैध शासन की शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, ये पेपर में आता है कई बार। लेकिन जैसे डायरकी हम क्या पढ़ते हैं, 1919 का प्रांतों में द्वैध शासन, 1919 का एक्ट पढ़ते हैं पॉलिटी में। और फिर 1935 के एक्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी केंद्र में द्वैध शासन आ गया था। तो डायरकी के बारे में बेसिकली पॉलिटी में वहीं पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, द्वैध शासन लेके आया था वो। ठीक है ना। लेकिन पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि द्वैध शासन की शुरुआत उसने किस टाइम पे की थी। ठीक है ना, द्वैध शासन की शुरुआत उसने किस टाइम पे की थी, उसके हिसाब से आ सकता है। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की शुरुआत जो की थी, वो की थी उसने बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ये आपके पास क्वेश्चन रहेगा। सेकंड है, बंगाल का अंतिम गवर्नर के बारे में आता है। बंगाल का अंतिम गवर्नर, इसका मतलब क्या है कि जो अंतिम गवर्नर इसमें वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड जो आता है 1774 से शुरू होता है और 1785 तक रहता है। अब आप इसमें सोचो कि 1784 में तो पिट्स इंडिया एक्ट आ गया था। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, यहाँ पर क्या है, 1774 से 1785 के बीच में वॉरेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर था। ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, हम इनमें ध्यान नहीं देते हैं, और जब यहाँ से क्वेश्चन आता है गलत हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता ये गलत हो, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ना, इसमें अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से बातें सुनना, ये बहुत काम आएगा। बारे में कुछ बेसिक बातें, 1774 से 1785 के बारे में, ये गवर्नर जनरल था, मतलब ये बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आपने पढ़ा होगा या देखा होगा पहले, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसको लेके वॉरेन हेस्टिंग भारत में आया था। तो एज अ गवर्नर जनरल अपॉइंट हुआ। इसका मतलब ये है कि इससे पहले भारत में जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसियाँ थी, जितनी प्रेसिडेंसीज थी, उन प्रेसिडेंसीज में सिंगल सिंगल गवर्नर होते थे। जैसे बम्बई का गवर्नर होगा, मद्रास का गवर्नर होगा, मछलीपट्टनम का गवर्नर होगा। तो फिर उनके नीचे क्या बहुत सारे क्या होते थे, काम करने वाले लोग होते। इसका मतलब ब्रिटिश ने जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ जहाँ अपनी फैक्ट्री खोली, प्रत्येक का गवर्नर था। तो हर मतलब वो एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। ठीक है ना, इसलिए वहाँ पर वो बड़ी मात्रा में क्या करते, धांधली करते थे। तो वॉरेन हेस्टिंग के साथ भी इस तरह की चीज़ें हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग जब यहाँ पर गवर्नर जनरल बन के आया, तो उसने अपनी पूरी मोनोपोली रखी। उसने जितने भी प्रेसिडेंसी थी उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी करी, और साथ साथ उसने बहुत सारे क्या है पैसा कमाया, बहुत बढ़िया पैसा कमाया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। और दूसरी बात, इस पर क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग पे क्या, महाभियोग की कार्यवाही हुई थी वॉरेन हेस्टिंग पे। तो जब उस पर वॉरेन हेस्टिंग में महाभियोग की कार्यवाही हुई थी, इम्पीचमेंट, फर्स्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग या इम्पीचमेंट की कार्यवाही हुई थी। तो आंसर आता है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है ना। क्यों हुई थी इस पर, क्यों हुई थी इस पर इम्पीचमेंट की प्रोसेस या महाभियोग की प्रोसेस क्यों हुई थी? क्योंकि इसने क्या किया था, जो मीर जाफ़र था, ठीक है ना, जो मीर जाफ़र था, उसकी एक विधवा थी, उसका नाम था मुन्नी बेगम। उसका एक बेटा था, उसका नाम था नवाब मुबारक उद्दौला। नवाब मुबारक या मुबारकी दौला।
ठीक है ना। इस पे लिखा नहीं जा रहा अच्छे से, लेकिन अब मैंने प्रोनाउंसिएशन ठीक से किया है तो आप उसे लिख सकते हैं, नवाब मुबारक-उद-दौला। तो ये इसे आप ये भी कह सकते हैं बंगाल का अंतिम नवाब भी कह सकते हैं, बंगाल का अंतिम नवाब भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुन्नी बेगम का बेटा था। उसका नाम क्या था? मुन्नी बेगम के बेटे का नाम क्या था? उसका नाम था नवाब मुबारक-उद-दौला। ठीक है, नवाब मुबारक-उद-दौला बंगाल का अंतिम नवाब था। उसके संरक्षण के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने 3.5 लाख रुपये घूस मांगी, ऐसा उस पर आरोप लगाया गया। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग का एक दोस्त था, उसका नाम था जज इग्पे। तो उसने क्या दोस्ती निभाई और नंद कुमार नाम का कोई व्यक्ति था, उसको वॉरेन हेस्टिंग के स्थान पर क्या है, उसको फांसी दे दी। तो नंद कुमार अभियोग चला था 1775 पे। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, यूपी में बहुत पूछता है, नंद कुमार अभियोग कब चला था? 1775 में। ठीक है ना। तो ये आप इसे पढ़ सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। फिर से आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसमें क्वेश्चन है, तो वॉरेन हेस्टिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया मोटी मोटी चीज़ें। इम्पीचमेंट लाया गया था वॉरेन हेस्टिंग पे, और 1775 में नंद कुमार अभियोग का संबंध भी किससे? वॉरेन हेस्टिंग से। अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, मैंने आपको समझा दिया वॉरेन हेस्टिंग है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। तो विलियम बेंटिक भी अपने आप में क्या है? बहुत ही बेहतरीन इंसान था, मज़ेदार आदमी था विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक का जो टाइम पीरियड था वो 1828 से शुरू होता है और 1835 तक रहता है। तो ये बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम तक नहीं रहता है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे काम कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। विलियम बेंटिक के बारे में ये है कि विलियम बेंटिक अपने सुधार कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, यानी सुधारों के लिए फेमस था। ये सुधार कार्य उसने बहुत अच्छे अच्छे किए, अपने सुधारों के लिए फेमस था विलियम बेंटिक। इसके टाइम पे आपको पता है ना 28 आ रहा है, तो बेसिकली इसमें क्या है, जो बच्चों की शादी को लेकर चलता है, बाल विवाह को उसने बैन किया था, सती प्रथा को बैन इसी के टाइम पे सब चीज़ें हुई थी। राजा राम मोहन राय ने इसको सपोर्ट किया था, वगैरह वगैरह, ये सब बातें इसमें आती हैं। ठीक है, कई बार थोड़ा सा भूल जाते हैं। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। अब आपको पता है विलियम बेंटिक का टाइम पर पीरियड मैंने क्या बताया? 1835 तक बताया अभी। ठीक है ना। आपको पता है जो 1833 का एक्ट था, उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसीलिए क्या आता है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपने ध्यान सुना कि बंगाल के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम द्वारा संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो वहीं पर ये चीज़ आती है। ठीक है, इसीलिए क्या यहाँ पर विलियम बेंटिक का नाम आएगा। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, क्योंकि वही व्यक्ति सेम रिपीट होगा। ऐसे 2-3 लोग हैं जो रिपीट होते हैं, इसलिए उनके नाम इस तरह से आते हैं। अगला जो है इसमें, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हो गया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि अब नया पद क्या आ जाएगा? वायसराय आ जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब वायसराय आएगा, तो इसमें भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को कहेंगे। अब भारत का पहला वायसराय भी कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1852 से शुरू होता है कैनिंग का, और 1862 तक रहता है, यानी 10 साल यहाँ पर रहता है, 1862। ठीक है, 10 साल कैनिंग यहाँ पर रहेगा। कैनिंग के टाइम पे क्या होगा यहाँ पर, 1857 का रिवोल्ट वगैरह कई सारी चीज़ें होंगी। फिर 1858 में जब महारानी का घोषणा पत्र आएगा, तो इलाहाबाद से क्या है, इलाहाबाद हाउस से क्या है, लॉर्ड कैनिंग उसको पढ़ेगा और उसके बारे में क्या करेगा? अनाउंसमेंट करेगा, जहाँ पर ब्रिटेन की महारानी क्या कहती है कि आप सब लोग क्या है, इक्वल हैं, मतलब इक्वलिटी के बारे में बात करती है। फिर हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई आंदोलन बंद कर दो, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी समानता के बारे में बात हो चुकी है। तो सभी लोग क्या धीरे धीरे आंदोलन, ये मतलब राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट था 1857 से, समाप्त करते हैं। तो भारत का जो प्रथम वायसराय है हमारा लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ये तो खैर दूसरा क्वेश्चन है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, सबको पता ही है। ठीक है, माउंटबेटन हमारी स्वतंत्रता 1947 के बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पर रहे थे, लगभग 1-1.5 साल तक यहाँ पर और रहे थे, इसीलिए क्या उनका नाम आता है। इसलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, जब हम फ्री हो गए थे 1947 में, तब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यानी जब लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ से चले गए उसके बाद किसे गवर्नर जनरल बनाया गया? आंसर आता है सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। किसे बनाया गया?
सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया गया। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? यही थे, क्योंकि उसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो गवर्नर जनरल का पद था वो इक्विवेलेंट टू हमारे प्रेसिडेंट होता है, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना, ठीक है। गवर्नर जनरल पेपर में कई बार आते हैं, पीछे हम जब पढ़ते हैं 1861 का एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं गवर्नर जनरल को किसका अधिकार दिया गया था? वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष था। भले उसमें तीनों सेनाएं नहीं थी, लेकिन क्या है, नेवी और मिलिट्री दोनों का हेड था। जैसे वर्तमान में आर्टिकल 53 में मेंशन है कि राष्ट्रपति क्या तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा, तो उसी के हिसाब से। अगला जो आता है इसमें, भारत का प्रथम नगर निगम, ये मद्रास में 1687 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये हमेशा पेपर में रिपीट होता है, इसको सीधा सीधा पढ़ना। 1687 में पहला नगर निगम मद्रास। जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम जो होता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। कलेक्टर मतलब क्या होता है कि मतलब ब्रिटिश के टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिश तो बहुत बड़े हो गए, तो उन लोगों ने क्या कुछ ऐसे अपने साथ के ऑफिसर नियुक्त करे जो लोगों से क्या लगान वसूल करेंगे, कलेक्ट करेंगे चीज़ों को, पैसा है ना, पैसे को कलेक्ट करेंगे या लगान को कलेक्ट करेंगे। इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला गया, जिले का कलेक्टर बोला गया, ठीक है। आज जो हमारे देश में आईएएस ऑफिसर होता है वही। अब इसका मतलब ये नहीं कि डीएम लोगों से लगान लेने या टैक्स लेने जा रहा है, ठीक है। उसका एक ऑफिस होता है, वो पूरा अलग चीज़ है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो जिला कलेक्टर का जो पद है, तो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में हमने अभी आपको बता दिया, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। और इसके बाद दूसरा आता है मंडल आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर। जैसे उत्तराखंड में क्या है, डिविजनल कमिश्नर होते हैं, मंडल है। जैसे गढ़वाल कमिश्नर होता है, और क्या दूसरा क्या होता है यहाँ पर, कुमाऊं कमिश्नर होता है। तो मंडल आयुक्त का पद किसने सृजित किया था यहाँ पर? ऐसे कमिश्नर का पद किसने सृजित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सृजित किया था। ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है, आप इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। मंडल आयुक्त का पद किसने सृजित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सृजित किया था, ठीक है। डिविजनल कमिश्नर के जो पद होते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम से किसी पेपर में नहीं आएगा, तो मे भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? जैसे आपको पता है देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके साथ क्या विभिन्न डिपार्टमेंट, यानी जो कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं, जितने मंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एयरफोर्स, एजुकेशन मिनिस्टर, और जो भी मिनिस्टर, तो इन सबको पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कि लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की थी 1859 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बजट प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? बजट प्रणाली की व्यवस्था शुरुआत की थी लॉर्ड कैनिंग। ये अगर वायसराय पूछेगा या फिर गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग है। बजट सिस्टम कौन लेके आया था भारत में? लॉर्ड कैनिंग लेके आया था। लेकिन पहली बार बजट को किसने रिप्रेजेंट किया था, पहली बार बजट को किसने पढ़ा था? तो उसमें हमारा नाम जेम्स प्रथम का नाम आता है। किसका नाम आएगा? जेम्स प्रथम, जेम्स विल्सन का नाम आएगा। जेम्स प्रथम का नाम, जेम्स प्रथम का राजा हो गया, जेम्स विल्सन का नाम आएगा, ठीक है ना। तो जेम्स विल्सन ने उसको कब पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, लगभग 1860 में पढ़ा था, ठीक है ना। लेकिन इंट्रोड्यूस किसने किया था? 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने। स्थानीय स्वशासन का प्रारूप यानी ड्राफ्ट, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? लॉर्ड मेयो ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ड्राफ्ट के बारे में बात होती है। प्रारूप मतलब होता है ड्राफ्ट, ठीक। कैसे होगा, कैसे होगा, ये सब किसने शुरू किया था? लॉर्ड मेयो ने 1870 में शुरू किया था। और पहली जनगणना भी लॉर्ड मेयो के टाइम पे 1872 में हुई थी, पहली बार जो सेंसस कराया गया था। लेकिन वो नॉर्मल था, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं था, ठीक है। इसीलिए इसमें अगला जो क्वेश्चन है वो इसी के बारे में, कि पहली बार क्या है, भारत की पहली जो जनगणना है, नियमित जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी 1881 में, ठीक है। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर, भारत की पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी 1881 में। तो 1881 के बाद से अब तक लगातार हमारे देश में क्या चल रहा है? जनगणना चल रही है। अभी तक चल पाया, इसमें कोविड के टाइम नहीं हो पाया। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? वो भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए 1882 में क्या है, प्रोसेस कर दिया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसी को लेकर पीछे क्वेश्चन क्या है कि स्थानीय स्वशासन का प्रारूप ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? मेयो ने 1870 में। और रिपन ने क्या किया था? उसके 12 साल बाद 1882 में क्या कर रहा था? इसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या है, इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसको क्या इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। टेन्योर सिस्टम को आरंभ किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। टेन्योर सिस्टम क्या होता है? जैसे कार्यकाल होता है, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा, कोई व्यक्ति 60 साल तक नौकरी करेगा, 55 साल तक, ये सारा टेन्योर सिस्टम होता है। इसको नॉर्मली कार्यकाल पद्धति भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में की थी। तो उम्मीद है आपको इसमें चीज़ें समझ में आई। किसी में आपको डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये सभी तरह के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में आता है।
ठीक है, बाकी इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।